नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। और सबसे पहले आपको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा देश को संबोधित किया गया और उसी संबोधन के कुछ अंश मैं आपके सामने इस सेशन में प्रस्तुत करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा देश को संबोधन किया गया है 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव। फिलहाल एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है पूरे देश को लेकर कि एक देश में एक ही चुनाव जो है वो यहां पर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम लोग यहां पर अब चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रस्ताव जो है वो सुशासन को पुनर्परिभाषित करने का वादा करता है, जिसमें शासन में स्थिरता, नीतिगत गतिरोध को रोकना, संसाधनों के विचलन को कम करना, वित्तीय बोझ को कम करना, और इसके साथ साथ में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें कि वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन है, तो ये विधेयक जो है दिसंबर 2024 में पेश किए गए हैं और इन्हें संयुक्त संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया है। अब ये देखते हैं कि क्या इसका प्रावधान जो है वो आना शेष है। लेकिन इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पैनल जो था उसको यहां पर गठित किया गया। और ये पैनल जो है ये कहता है, मतलब क्या रिकमेंड करता है, सबसे पहले नीति आयोग, a 2016 paper co-authored by Vivek Debroi and Kishore Desai noted separate election lead to massive recurring expenditures as well as prolonged deployment of forces, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऊपर खर्चा जो है वो बार बार चुनाव जब होते हैं तो बढ़ता ही बढ़ता है। Standing committee in 2015, the House panel Personal Public Grievance Law and Justice said election could be held in 2 phases. यहां पर रिकमेंडेशन है। और उसके बाद में लॉ कमीशन की बात करें तो इन 1999 द लॉ कमीशन इन 170th रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज सेड होल्डिंग simultaneous polls would be ideal but a workable formula is required to be in the constitution। तो एक प्रोविजन जो है हमारे पास में, हम लोग यहां पर बात करते हैं कि क्या ये इस देश के लिए संभव है, एक बार में पूरे देश में एक बार चुनाव जो है वो यहां पर कराए जाएंगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि नए आपराधिक कानून की अगर यहां पर चर्चा करते हैं तो मुख्य बिंदु जो है औपनिवेशिक युग के कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित से बदल दिया गया है। यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर अब चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कई सालों से ब्रिटिश टाइम्स कॉलोनियल पीरियड से हम लोग देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड जो है वो यहां पर काम करता था, लेकिन अब यहां पर भारतीय न्याय संहिता जो है उसको लेकर आप एक शब्द जो है वो जरूर चर्चा में यहां पर देखते होंगे। दंड के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता यहां पर दी गई है कि उनके खिलाफ अगर मान लीजिए आप कोई कृत्य करते हैं तो अगर उसको अपराध है तो वहां पर सबसे पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। ठीक है। दृष्टिकोण क्या है कि भारतीय न्याय शास्त्र परंपराओं पर आधारित कानूनों के माध्यम से न्याय प्रणाली में बदलाव जो है वो यहां पर लाना है। मेजर ओवरहॉल फॉर इंडियाज क्रिमिनल लॉज, इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन सब को यहां पर अब बदल दिया गया है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर संबोधन था जो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। तीसरी बात, भारत का संविधान की अगर हम यहां पर बात करें, उपलब्धि, संविधान के 75 वर्षों का उत्सव, संविधान सभा की विविधता, सभी समुदायों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सभ्यता मूल्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर संदेह करने वालों को गलत साबित करते हैं। तो 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी यहां पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या उनके यहां पर योगदान रहा, उसको लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी हस्तियों को मान्यता यहां पर प्रदान की गई है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारत के संविधान में हम लोग जानते हैं कि हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति का, हर एक धर्म का, हर एक समुदाय का योगदान था और उसमें से कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं वो हमारे यहां पर सामने हैं। अगले पॉइंट की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास जो होता है
वो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और भारत की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन कुछ नए नए बदलाव जो हैं वो यहां पर हमको भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम लोग यहां पर जीएसटी की बात कर लें या इससे संबंधित और भी जो प्रावधान है उनकी चर्चा कर लें। स्वतंत्रता के बाद गरीबी और भूख से लेकर आज वैश्विक आर्थिक रुझानों को प्रभावित करना, उपलब्धियां क्या रही? उच्च आर्थिक विकास दर, रोजगार सृजन, गरीबी में कमी और आर्थिक सुधारों के माध्यम से निरंतर विकास। यानी कि हम लोग देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका नंबर भी अब ग्लोबली है ना, वैश्विक रूप से अब उसमें बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। एससी एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए समावेशिता, यानी कि इंक्लूसिवनेस जो है वहां पर सबसे फोकस किया गया एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी को। विकास के लाभों को व्यापक रूप से वितरित करने पर ध्यान केंद्रित है। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जैसी समर्पित योजनाएं जो है उनको यहां पर लागू किया गया। अगर हम बात करें यहां पर बुनियादी आवश्यकताओं की, तो आप देखते हैं आवास, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी ढांचे का विकास जो है वो स्पेशली इन कम्युनिटीज को, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है समाज की जो मुख्य धारा है उसमें इन वर्गों को शामिल करना है और इसीलिए कुछ विशेष प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के तहत दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपोर्टेंट अगर आप बात करेंगे तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहां से भी कुछ प्रोविजन यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो कुछ यहां पर स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो जनमन, प्रधानमंत्री जनमन जो जनमन की बात हम लोग यहां पर देखते हैं तो कई सारे विचार जो है मोदी जी के द्वारा यहां प्रदर्शित किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज बाय जनरेशन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन द एससी डोमिनेट विलेजेस, इंक्रीज लिटरेसी, इंकरेजेस एनरोलमेंट ऑफ एससीज इन स्कूल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने आपको पहले बताया कि समाज की जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम जो है वहां पर शामिल करने का प्रावधान जो है वो यहां पर किया गया। उसके बाद करते हैं वित्तीय और डिजिटल समावेशन। हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार स्पेशली जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, या फिर चाहे हम लोग बात कर लें यहाँ पर ट्रांजैक्शन की, चाहे हम लोग बात कर लें डॉक्यूमेंटेशन की, सबको डिजिटलाइज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसका सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो करप्शन है उसको कम किया जा सके और लोगों के लिए जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं जो हैं उनको और ज्यादा यहाँ पर कन्वीनियंट बनाया जा सके। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोग जानते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो थी, सबसे पहले 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जहां पर आप लोग कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद आपको अगर कुछ अनहोनी होती है तो आपको वो जो पैसा है वो यहां पर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही, मैं बोल सकता हूं कि महत्वपूर्ण एक कदम है भारत सरकार का, भारत के लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। अगर हम डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो डिजिटल भुगतान का व्यापक उपयोग है। अब हम लोग देखते हैं कि बाजार में भी अगर आप कुछ 10 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं, 5 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए लोग यूपीआई का प्रयोग करते हैं। मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे यूपीआई में पैसा है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है यहां पर। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि मिस यूज जो है ना, दुरुपयोग जो है वो भी अब प्रारंभ हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा हमको और कड़ी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। हालांकि आरबीआई के द्वारा और बाकी के जो भारत सरकार के जो भी चैनल है उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से बच सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शिता, मैंने आपको बताया कि जो डिजिटलाइजेशन है उसमें करप्शन को कम करने के लिए मेन यहां पर मोटो था कि भाई किसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार है उसको हम लोग यहां पर क्या करें, उसको हम लोग रोक सकें। तो जो हम लोग बोल सकते हैं कि डीबीटी जो है ना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है, उससे भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा तबका जो है उसको सुधार यहां पर देखने को मिला है। विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की स्थापना, हम लोग डिजिटलाइजेशन को अब और ज्यादा इनहैंस करने की, उसको डेवलप करने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही, ताकि लोगों को वो जो सुविधाएं हैं वो उसमें शामिल किया जा सके। अगली बात करते हैं हम लोग यहां पर सांस्कृतिक धरोहर की, नरोद्धार प्रयास, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने का नया अध्ययन, जिसका उदाहरण महाकुंभ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हर एक वर्ग और इसके साथ साथ में हर एक जाति, हर एक समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और भारत ही नहीं, विदेश से भी लोग यहां पर इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं।
जो एक बहुत बड़ी मैं बोल सकता हूं उपलब्धि है भारत की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर इतने बड़े लोगों का 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, जबकि संख्या जो है उससे बढ़ सकती है ना। तो एक बहुत ही बड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, और उन तमाम श्रद्धालुओं के विश्वास की, उन तमाम श्रद्धालुओं के बोल सकते हैं कि जो उनकी आस्था का विषय है उसको यहां पर महत्व देना होगा। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन और इनोवेशन, है ना, नवाचार की अगर यहां पर बात की जाए तो भारत का 48वें 2020 से 39वें नंबर 2024 स्थान पर पहुंचना नवाचार में इसकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। शिक्षा में बढ़ते निवेश ने बुनियादी ढांचे, सीखने की गुणवत्ता और डिजिटल समावेशन में बदलाव ला दिया है। ठीक है, ज्ञान और आईपी पर ध्यान को जो है फोकस यहां पर किया गया है। बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व स्तर पर 6ठा स्थान, जो भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। हम लोग नए इनोवेशंस जो हैं उस पर भी भारत सरकार जो है वो अब फोकस कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसका जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, और किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली यहां पर कोशिश की जा रही है कि हर एक वर्ग जो है, हर एक समुदाय जो है, हर एक व्यक्ति जो है उसका यहां पर विकास हो सके। तो एक बहुत ही शानदार यहां पर बोल सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। उसके बाद फ्यूचर, चलिए ठीक है, वर्तमान में तो जो है वो है, लेकिन भविष्य के लिए क्या विजन है, फ्यूचर में हम लोग क्या सोचते हैं। उत्प्रेरक के रूप में युवा और महिलाएं, स्वतंत्रता शताब्दी तक भारत के भाग्य को आकार देने में उनकी भूमिका पर जोर। नैतिक शासन की बात कर ले तो गांधी जी के सत्य, अहिंसा और मानव और प्रकृति के प्रति करुणा के आदर्शों को दोहराना। एक बहुत ही ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सतत विकास जो है उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको इन सारे बोल सकते हैं कि मूल जो है इनको भी साथ में शामिल करना ही होगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं तो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वहां पर भी भारत सरकार के द्वारा, या मैं बोलूं कि भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो अब हमको देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात यहां पर चंद्रयान की जाए, चाहे बात यहां पर आदित्य L1 की जाए, चाहे बात यहां पर स्पेड एक्स की जाए, हर एक क्षेत्र में, हर एक बोल सकते हैं कि प्रकार से भारत का जो विज्ञान और अनुसंधान विभाग जो है वो बहुत ही शानदार हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और नित्य नई बुलंदियों को हम लोग यहां पर छू रहे हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडएक्स, मैंने आपको बताया कि इसरो के द्वारा इसका प्रयोग जो है वो यहां पर इसको छोड़ा गया है स्पेशली। और इसके साथ साथ में अगर हम फोकस की बात कर ले तो अत्याधुनिक अनुसंधान में भागीदारी का विस्तार, नए नए इनोवेशंस जो है, नई टेक्नोलॉजीज जो है उनको भी यहां पर प्रयोग करने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से यहां पर की जा रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन टू स्केल अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेवरेज इंडिया इनटू अ लीडिंग नेशन इन द एरिया। कोशिश है, प्रयास है भारत सरकार के कि किसी भी तरीके से हम लोग हमारा जो उपलब्धियां हैं उनको और ज्यादा यहां पर बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं आपसे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जीनोम इंडिया, कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडिया, रेफरेंस जीनोम फॉर इंडिया, डिजीज जेन आइडेंटिफिकेशन। तो एक बहुत ही शानदार कोशिश, प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा यहां पर की जा रही है। और हम लोग यहां पर बात करते हैं स्पीडएक्स की, तो ये आपके सामने पूरा जो उसकी वैल्यूज जो है वो आपके सामने प्रदर्शित कर दी है। उसके बाद बात करते हैं खेल और पर्यावरण स्थिरता, यानी कि स्पोर्ट और एनवायरमेंट। ये दो मेन फोकस हैं भारत सरकार के इस टाइम पर। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया गया भारत के खिलाड़ियों के द्वारा। डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, जो भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। ऐसा कहा जाता है कि शतरंज जो है वो भारत का ही दिया गया खेल है, और अब यह सिद्ध हो चुका है, क्योंकि भारत के जो डी गुकेश हैं उनके द्वारा हम लोग देखते हैं कि विश्व चैंपियन बनना एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, एक बहुत बड़ा सपना होता है किसी भी पिता के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, कि वो अपने देश का नाम रोशन करे। और उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं गुकेश बिकम्स यंगेस्ट चेस चैंपियन। बहुत एक हमारे लिए खुशी का पल था वो, है ना। और चाहे हम लोग ओलंपिक की बात करें, नीरज चोपड़ा को कौन भूल सकता है, तो ये भी एक बहुत ही शानदार हमारे पास में मौका रहा। अगली बात करते हैं जलवायु कार्यवाही, यानी कि जो क्लाइमेट एक्टिविटीज जो हैं उनके लिए क्या एक्शंस हैं यहां पर। तो मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने वाली एक वैश्विक पहल है। एक पेड़ मां के नाम अभियान, समय से पहले 80 करोड़ पौधे सफलतापूर्वक रोपे गए, जिसमें वनीकरण में एक मिसाल कायम हुई है। हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, उसको सशक्त रखना, उसको मजबूत करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और इसके लिए बाकायदा हम लोग ये देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कई स्कीम्स, कई योजनाएं जो हैं वो यहां पर लागी गई। चाहे हम लोग वन्य जीव की बात कर लें, प्रोजेक्ट टाइगर आपके सामने रहा है। हम लोग जो पेड़ लगाने का जो रोपण कार्यक्रम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पेड़ मां के नाम, ये भी एक भारत सरकार के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फीचर है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के, जैसे आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, भारत सरकार और फ्रांस सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें बाकी के जो देश है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा विजन है भारत सरकार का, एक बहुत ही अच्छी यहां पर सोच है आने वाले समय को लेकर। ये सारी बातें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहां पर देश को संबोधित की गई। और मुझे ऐसा लगता है कि हां, कहीं ना कहीं अब देश जो है वो नए आयामों पर पहुंचने वाला है। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, विज्ञान हो, खेल हो, समाज सेवा हो, जो कम्युनिटीज होती हैं उनका डेवलपमेंट हो, हर एक प्रकार से भारत सरकार कोशिश कर रही है। और हम ऐसी कामना करते हैं, हम ऐसी कोशिश करते हैं, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम पर हम अपने भारत को नई बुलंदियों पर लेके जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर आप सबको इस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। भारत माता की